नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता शिविका जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य जुनून। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक मजेदार सेक्शन के बारे में, जिसमें कहा है कि अगर हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, यानी कि अगर हमें पता भी है कि इससे कोई चोट उसे लग सकती है, हमारी पूरी मंशा है या नहीं भी थी, या हमें पता था कि ऐसा कुछ करने से ऐसा हो जाएगा और ऐसा करते हैं हम, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। है ना बहुत मजेदार बात। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है। तो आज इसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मजेदार बात बताई है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पहले मैं ये बता दूं कि जो आज जजमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ वो जुडिशरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जिनके पेपर होने वाले हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का जजमेंट। और ये जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड में कहाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 95, और इसे मैं रीड आउट कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि इस सेक्शन में क्या कहा गया है। इस सेक्शन में कहा गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस। जो मैंने कहा ही था कि ऐसा कोई ऑफेंस माना नहीं जाएगा, या ऐसा कोई ऑफेंस होगा ही नहीं, कहा ही नहीं जाएगा, बाय रीजन दैट इट कॉज इट और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज, यानी कि हमारी अगर मंशा भी हुई वो करने की, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म, और मुझे पता है कि मेरे ऐसे करने से ये हार्म हो जाएगा और ऐसा कुछ मैंने किया है, तो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर इसके आगे भी कुछ लिखा है, वो पर पढ़ लेते हैं। इसके आगे लिखा है, इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे छोटे मोटे नुकसान या ऐसे छोटी मोटी कोई भी चीज़ घटना आपके साथ होती है तो उसके लिए कंप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये पेन है, 10 रुपये का पेन है मेरा ये, तो अगर ये, वैसे तो ये 3 रुपये का पेन है, अगर मान लीजिए ये 3 रुपये का पेन जो है किसी ने चुरा लिया, मेरे दोस्त ने ही चुरा लिया और इस मंशा से चुरा लिया था कि वो तो उसे चोरी ही करनी थी, उससे इंटेंशन से उसे अच्छा लगा और उसने ले लिया, तो क्या अब मैं इस छोटी सी चीज़ के लिए मैं अब कंप्लेंट करने जाऊँ, पूरा डिपार्टमेंट हिला दूँ, FIR लॉन्च करूँ, उसके पीछे पुलिस लगे? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये एक तरीके से एक्सेप्शन में हो गई है, ये ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ है जो रोज़ाना में घटती है, इसे स्लाइट हार्म कहा गया है। यानी कि जो जिस ऑफेंस का नेचर जो है, जो कि ट्राइवियल नेचर का हो, यानी कि जो छोटे छोटे नेचर्स का हो, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि BNS में ये सेक्शन कहाँ दिया हुआ है। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी ये सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहाँ दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि केस है रूपन देओल बजाज वर्सेस KPS गिल का केस। बहुत पुराना केस है और बहुत ही चर्चित केस रहा था ये उस समय का, और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। ये सभी बच्चे पढ़ते हैं जितने कि लॉ स्टूडेंट हैं, जो जज की तैयारी कर रहे हैं। ये केस इतना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बताया है कि जो कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि ट्राइवियल नेचर के हैं और कौन से ऐसे केसेस जो ट्राइवियल नेचर के नहीं माने जाएंगे। क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें कि जब कंप्लेंट दायर करी गई तो हाई कोर्ट ने ये माना कि ये जो नेचर है केस का, ये ट्राइबल नेचर का है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ इस केस के बारे में। इसका जो डेट ऑफ जजमेंट है वो है 12/10/1955, और इस केस का पूरा नाम है मिसेस रूपन देओल बजाज एंड अनदर्स वर्सेस कंवर पाल सिंह गिल एंड अनदर। इस केस में होता क्या है, जो कंप्लेनेंट है वो लॉन्च करती है FIR जुलाई 18, 1988 को अगेंस्ट दी DJP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पंजाब कैडर के थे, और वो खुद भी पंजाब कैडर की ही थी, IS रैंक ऑफिसर थी, और जो उनके हस्बैंड थे वो भी IS रैंक ऑफिसर थे।
तो होता क्या है कि जब वो एफआईआर लॉन्च करवाती हैं, उसके बाद जो उनके हस्बैंड है, कंप्लेंट के हस्बैंड है, वो भी एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, ये कह के कि जो पुलिस है जो अपना काम है वो इम्पार्शियल मैनर में नहीं कर रही है, फेयर तरीके से नहीं कर रही है। क्योंकि उनका कहना ये था कि जिनके अगेंस्ट हमने केस डाला है, मेरी वाइफ ने जो केस डाला है, वो एक हायर रैंक ऑफिसर है। तो होता क्या है, जो एक्यूज होता है वो जाते हैं हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के अंदर और क्वेश्चन की डिमांड करते हैं दोनों चीज़ों के लिए, यानी कि जो कंप्लेंट फाइल की थी उनके हस्बैंड ने और जो कंप्लेनेंट ने लॉन्च की थी एफआईआर, उसकी क्वेश्चन के लिए वो हाई कोर्ट जाते हैं। जहाँ पे हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट ये जो दोनों कंप्लेंट है, जो कि एफआईआर जो है और जो कंप्लेंट उनके हस्बैंड ने फाइल की होती है, वो क्वैश कर देती है। क्या कह के क्वैश करती है? ये कह के कि ये जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं शो कर रही है और ये एक ट्राइबल किस्म का केस है जो कि सेक्शन 95 में फॉल होता है, तो इसे हम ऑफेंसिव कैटेगरी में नहीं मानते हैं। तो इससे निराश होके जो कंप्लेनेंट है वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे जो कंप्लेनेंट की जो वकील है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है हाई कोर्ट के जजमेंट को, ये कह के कि जहाँ पे सवाल मॉडेस्टी ऑफ विमेन का हो, वहाँ पे आप ऐसे केसेस को ट्राइबल नेचर कैसे बता सकते हैं। और वो इस चीज़ को भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती हैं कि जो हाई कोर्ट ने इंटरफेयर की थी, जो पावर्स होती है इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की, उसमें उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि क्या ये जो केस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, क्या ये जो केस है 95 में अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, और क्या ये जो केस है इसमें जो एफआईआर अगर पढ़े, ये जो एफआईआर है वो एक अननेचुरल है, इम्प्रॉबेबल है। तो काफ़ी सारे और भी इश्यूज जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको कोर्ट जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें बहुत ही रीजन जजमेंट दिया हुआ है और बताती है काफ़ी सारे डिसीजन देते हुए कि क्या ट्राइबल ऑफेंस में कैटेगरी में आता है और क्या नहीं आता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस फैक्ट्स के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था कि जिससे कंप्लेनेंट को इतने हायर रैंक ऑफिसर के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। तो ये बात है करीबन रात 10 बजे की, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं एक डिनर पार्टी के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्यूज जो है वो कंप्लेनेंट को अपने पास बुलाता है और जो कंप्लेनेंट भी है वो उनके पास उनके बुलाने से जाती है। जैसे कि होता क्या है, अगर आपके कोई भी इन ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर आपको कोई बुलाता है या किसी भी पार्टी में कोई भी ऑफिशियल लोग हैं अगर आपको कोई बुलाता है, तो आप जनरल वे में उनको रिस्पॉन्स करने के लिए आप जाओगे। तो ऐसा ही कंप्लेनेंट ने भी किया, वो वहाँ पे गई। पर हुआ क्या कि एक्यूज था, उन्होंने क्या किया कि जो चेयर थी थोड़ी सी दूरी पे थी, उन्होंने वो जो चेयर जो है अपने नज़दीक ले आए, जैसे कि जो कंप्लेनेंट है वो उनके नज़दीक आकर बैठ जाए। ये चीज़ उनको बहुत अटपटी सी लगी कंप्लेनेंट को। तो जो कंप्लेनेंट थी उनको अच्छा नहीं लगा कुछ भी, तो वो वहाँ से चली गई। उसके जस्ट 10 मिनट बाद जो एक्यूज था वो उनके पास, कंप्लेनेंट के पास फिर से आता है और वो इतने नज़दीक आ जाता है कि उनके घुटने से, कंप्लेनेंट के घुटने से 4 इंचेस की बस दूरी होती है और जो कंप्लेनेंट होती है वो एक चेयर पे बैठी होती है और जो एक्यूज होता है वो इस तरीके से खड़ा होता है कि उनका जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर दिया होता है। तो अब जो कंप्लेनेंट होती है वो क्या करती है, अपनी कुर्सी पीछे की तरफ खींचती है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो जैसे वो वहाँ से जा रही होती हैं तभी जो एक्यूज है उनके पीछे स्लैप कर देता है और ये जो सारी जो घटना घटित होती है ये सभी की प्रेजेंस में होती है, वहाँ पे सभी उपस्थित होते हैं और काफ़ी लोगों ने ये जो एक्ट था वो होते हुए देखा होता है। तो दोस्तों ये थे केस के फैक्ट और ये थी एफआईआर जो कि कंप्लेनेंट ने लॉन्च कराई थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बात बोली थी कि जो हाई कोर्ट की जो पावर्स है उसको हमें जब भी यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब हम क्वैश कर रहे हैं एफआईआर, हमें जब भी यूज़ करना चाहिए एक बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ही कॉशियसली उस पावर को यूज़ करना चाहिए। हमें एफआईआर का पूरा आकलन करना चाहिए,
फैक्ट्स पूरे पढ़ने चाहिए, उसके बाद हमें अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सेक्शन का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 354 और सेक्शन 509 जो आईपीसी का है उसको भी पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार वो सेक्शन कहता क्या है। तो यहाँ पे जो 354 है और जो 509 है वो बात करता है मॉडेस्टी ऑफ विमेन के बारे में। वो ये कहता है कि अगर हम अपने वर्ड से या अपने कुछ ऐसे जेस्चर करके, कुछ ऐसे एक्ट्स करके या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके किसी विमेन की मॉडेस्टी को आउटग्रेज करते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे सेक्शन 354 और 509 आईपीसी के। मैं आपको पूरा डिटेल में रीड कर देती हूँ, तब बेहतर समझ में आ जाएगा कि आखिरकार सेक्शन 354 कहता क्या है। अच्छा हाँ दोस्तों, ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि सेक्शन 354 अब नए कानून में कहाँ दिया हुआ है। तो सेक्शन 354 जो है वो कहता है whoever assault or uses criminal force to any women, या तो कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है किस पे, विमेन पे, इंटेंडिंग टू आउटग्रेज और नोइंग इट टू बी लाइकली। मतलब यहाँ पे जो मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर हमें 354 सेक्शन अट्रैक्ट करना है वो है इंटेंशन। मतलब सामने वाले की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो ऐसा कोई भी गलत काम कर रहा है एक महिला के साथ। तो यहाँ पे क्या है, और नोइंग इट टू बी लाइकली that he will thereby outgrage her modesty। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ऐसा काम करता है जिससे कि विमेन की मॉडेस्टी जो है वो आउटग्रेज हो जाती है और उसे पता है कि उसके ऐसे करने से होगी, तो वो भी सेक्शन 354 में अट्रैक्ट कर जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 509। सेक्शन 509 कहता है whoever intending to insult the modesty of any woman, utter any words, make any sound, gesture, exhibit any object, intending that such word, sound shall be heard। यहाँ पे साउंड का भी बता दिया गया है कि अगर कोई कुछ ऐसी आवाज़ करता है या कोई बोलता है, ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे, और हाँ इसमें भी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो वर्ड यूज़ हुआ है इंटेंशन। इंटेंशन होनी चाहिए टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन, तभी ये सेक्शन जो है अट्रैक्ट करेगा। और इसमें जो पनिशमेंट दी है, सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस का हवाला देते हुए और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए ये कहा कि इस केस में सेक्शन 95 अट्रैक्ट नहीं करता। इस केस का जो नेचर है वो ट्राइबल नेचर का बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ पे केसेस हो विमेन की मॉडेस्टी को लेके वहाँ पे सेक्शन 95 जो है वो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। यानी कि जो अब नया जो सेक्शन है वो सेक्शन है 33 भारतीय न्याय संहिता में। तो अगर हम इसे नए सेक्शन के हिसाब से पढ़े तो सेक्शन 33 जो है वो अट्रैक्ट होगा ही नहीं इस केस के मुताबिक। और जो सेक्शन 354 है जो मैं आपको बता रही थी वो अब आ गया है सेक्शन नंबर 74 में। तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है बहुत सारे केसेस का हवाला देते हुए क्लियर कर देती है कि सेक्शन 95 जो है यहाँ अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कि सेक्शन जो 33 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करता है, और डायरेक्ट कर देती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चंडीगढ़ को कि ये जो ऑफेंस है ये ट्राई होगा सेक्शन 354 और 509 आईपीसी के तहत। दोस्तों मेरा यहाँ सवाल ये है कि जो सेक्शन 509 है वो अब सेक्शन क्या बदल गया है नए कानून के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कौन सा सेक्शन आ गया है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खूब सारे थम्स अप शो कीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।